नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में हम सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। नहीं रहे पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया। 89 वर्ष की उम्र में गुरुग्राम के अस्पताल में आखिरी सांस ली। ये दुखद खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया अब नहीं रहे। 89 वर्ष की उम्र में गुरुग्राम के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। और कैसे बने जगन्नाथ पहाड़िया राज्य के पहले सीएम, आपको बताते हैं। 1980 में पहाड़िया ने ली थी सीएम पद की शपथ। पहले दलित सीएम के तौर पर राजस्थान की कमान संभाली। कहा जाता है कि उस वक्त रामकिशोर व्यास का चल रहा था नाम। दिल्ली में विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी और तब संजय गांधी का ऐलान सामने आया कि पहाड़िया संभालेंगे राजस्थान की कमान। संजय बेहद पसंद करते थे जगन्नाथ पहाड़िया को। संजय गांधी के बेहद करीबी उनको माना भी जाता था, क्योंकि इमरजेंसी के समय भी पहाड़िया ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। हालांकि सीएम बनने से पहले ही अजमेर में संजय गांधी ने संकेत दिए थे और एक चुनावी रैली में पहाड़िया को लेकर संकेत दिए गए थे संजय गांधी की तरफ से। और इस तरह जगन्नाथ पहाड़िया बने राज्य के पहले दलित सीएम। उनसे ना तो पहले कोई दलित सीएम बना और ना ही उनके बाद कोई राजस्थान का दलित सीएम बना। तो उनका पूरा जो पॉलिटिकल करियर रहा बेहद महत्वपूर्ण रहा। अलग अलग जगहों में सेवाएं उन्होंने दी। राज्यपाल भी बिहार हरियाणा के वो रहे, पूर्व सीएम भी राजस्थान के रहे, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे। उनका पूरा जो कार्यकाल था उनको उनके जाने के बाद याद भी लगातार किया जा रहा है। 89 वर्ष की उम्र में गुरुग्राम के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। और जगन्नाथ पहाड़िया का पूरा जो करियर था वो आपको बता रहे हैं। 1980 में पहाड़िया ने सीएम पद की शपथ ली थी और पहले दलित सीएम के तौर पर राजस्थान की कमान उन्होंने संभाली। और ये भी कहा जाता है कि उस वक्त रामकिशोर व्यास का नाम चल रहा था, लेकिन दिल्ली में विधायक दल की बैठक बुलाई गई। तब संजय गांधी का ऐलान सामने आया कि पहाड़िया राजस्थान की कमान संभालेंगे। और संजय बेहद पसंद करते थे जगन्नाथ पहाड़िया को, क्योंकि इमरजेंसी के दरमियान कहा जाता है कि पहाड़िया ने उनका साथ नहीं छोड़ा। और हालांकि सीएम बनने से पहले ही अजमेर में संजय गांधी ने संकेत दे दिए थे एक चुनावी रैली के दरमियान। और फिर इस तरह जगन्नाथ पहाड़िया राज्य के पहले दलित सीएम बने। क्या राजस्थान को ग्लोबल टेंडर से मिलेगी वैक्सीन? ये बड़ा सवाल है। इसी पर लगातार उम्मीदें भी राजस्थान की टिकी हुई हैं कि क्या राजस्थान को ग्लोबल टेंडर से वैक्सीन मिलेगी। दूसरे शहरों के अनुभव को देखते हुए उठ रहा ये सवाल। प्रदेश में ग्लोबल टेंडर में आवेदन की आज शाम 5 बजे की अंतिम समय सीमा है और ऑनलाइन टेंडर होने के चलते अभी तक आवेदन को लेकर नहीं कोई जानकारी। राजस्थान ने निकाला 1 करोड़ वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन दूसरे राज्यों के ग्लोबल टेंडर को देखें तो कंपनियों ने नहीं दिखाई कोई अच्छी दिलचस्पी। और बीएमसी को तय तिथि तक नहीं मिला एक भी प्रस्ताव। अब बीएमसी ने टेंडर की अंतिम तिथि 7 दिन बढ़ाई है। ऐसे में बीएमसी जैसे ही राजस्थान के टेंडर को लेकर भी हालात रहे तो राजस्थान को भी बढ़ानी पड़ सकती है अंतिम तिथि। अब ये भी खबर है कि जो हालात बीएमसी के रहे हैं वैसे ही हालात, अगर वैसी स्थिति राजस्थान की रहती है तो फिर जो आखिरी तारीख है, जो समय सीमा है, उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। ये बड़ा सवाल भी है कि क्या राजस्थान को ग्लोबल टेंडर से वैक्सीन मिलेगी। वैक्सीन की दरकार बहुत ज़्यादा है और आम लोग ये चाहते हैं कि बड़ी संख्या में वैक्सीन के डोज उपलब्ध हो और वो जाकर वैक्सीनेट हो पाए, क्योंकि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन ही एक हथियार है जिससे आप कोविड से बच सकते हैं। दूसरे शहरों के अनुभव को अगर आप देखते हैं तो इस तरह के कई सवाल खड़े होते हैं कि प्रदेश में ग्लोबल टेंडर में आवेदन की आज शाम 5 बजे आखिरी समय सीमा है और ऑनलाइन टेंडर होने के चलते अभी तक आवेदन को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। राजस्थान ने निकाला 1 करोड़ वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन दूसरे राज्यों के ग्लोबल टेंडर को अगर देखा जाए तो कंपनियों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई अच्छी खासी। अब बीएमसी को तय तिथि तक नहीं मिला एक भी प्रस्ताव। अब बीएमसी ने टेंडर की अंतिम तिथि 7 दिन बढ़ा दी है। ऐसे में बीएमसी जैसे हालात अगर राजस्थान के रहते हैं तो फिर क्या होगा। तो राजस्थान को भी जो आखिरी तिथि है वो बढ़ानी पड़ सकती है। इसको लेकर भी लगातार मंथन सरकारी स्तर पर हो रहा है। राजस्थान में कोरोना जांचों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार हो गया है। ये राहत वाली खबर है कि जांच जो है वो युद्ध स्तर पर लगातार हो रहा है। राजस्थान में कोरोना जांचों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार हुआ। कोरोना संक्रमण के बीच आरटीपीसीआर टेस्ट से जुड़ी ये आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है राजस्थान के लिहाज से। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 54,687 टेस्ट हुए, जिनमें से 9,849 मरीज पॉजिटिव निकले हैं। हालांकि टेस्ट युद्ध स्तर पर लगातार हो रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि उस हिसाब से जो केसेस आ रहे हैं वो कम है, हम कह सकते हैं। 54,687 टेस्ट हुए, जिनमें से 9,849 मरीज पॉजिटिव निकले। और इसके साथ ही राजस्थान में आरटीपीसीआर टेस्ट का आंकड़ा हुआ 1,28,661। इन टेस्टों में राजस्थान में अब तक आए 8,89,513 पॉजिटिव मरीज और यानी कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव संक्रमण की जो दर है वो 8.86% हो गई है। सर्वाधिक कोरोना टेस्ट जयपुर में 17,23,855 हुए और करीब 1.25 साल पहले राजस्थान में एक भी टेस्ट
की सुविधा नहीं थी। अब चूंकि दूसरी वेब है और तैयारी भी उसी लिहाज से की गई है, लेकिन सीएम गहलोत के निर्देशन में जांच के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है राजस्थान। जांच युद्ध स्तर पर हो रहा है। सरकार ये कह रही है, आम लोगों से भी लगातार ये अपील की गई कि अगर जांच हो रही है तो आपको भी आगे आना होगा, प्रशासनिक अधिकारियों का साथ देना होगा, सरकार का साथ देना होगा। रोजाना 1 लाख से ऊपर जांचें करने की क्षमता हासिल की है राजस्थान ने, जो कि एक अचीवमेंट भी है राजस्थान के लिहाज से। लगातार जो जांचों को लेकर सवाल उठाए भी गए कि उस लिहाज से जांच नहीं हो रहे हैं जिस लिहाज से होने चाहिए दूसरी वेब को देखते हुए। लेकिन अब ये बड़ी खबर है कि 1 करोड़ का आंकड़ा कोरोना जांचों का राजस्थान में पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण के बीच आरटीपीसीआर जो टेस्ट लगातार हो रहे हैं उससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है कि पिछले 24 घंटे में 54,687 टेस्ट हुए, जिनमें से 9,849 मरीज पॉजिटिव आए हैं। और इसके साथ ही राजस्थान में आरटीपीसीआर टेस्ट का आंकड़ा 1,28,661 तक पहुंच गया। और इन टेस्टों में राजस्थान अब तक आए 8,89,513 पॉजिटिव मरीज ये अब तक है कि जो टेस्ट हुए हैं उनमें से 8,89,513 पॉजिटिव निकले हैं। और आप ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर प्रदेश में जो कोरोना पॉजिटिव संक्रमण की दर है वो घट रही है, घटकर 8.86% हो गई है। सर्वाधिक कोरोना टेस्ट जयपुर में, जो कि राजधानी भी है, यहाँ से लगातार केसेस बड़ी संख्या में आते रहे। वहाँ पर सबसे ज्यादा टेस्ट अभी तक हुए हैं 17,23,855। और करीब 1.25 साल पहले राजस्थान में एक भी टेस्ट की सुविधा नहीं थी और युद्ध स्तर पर काम किया गया। सीएम गहलोत के निर्देशन में जांच के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है राजस्थान और रोजाना 1 लाख से ऊपर जांच करने की क्षमता राजस्थान ने हासिल कर दी है। और कहा जा रहा है इस टारगेट से भी आगे बढ़कर अब जांच की जाएगी, इसकी तैयारी भी चल रही है। आज फिर मोदी गहलोत में संवाद, पीएम की वीसी में शामिल हुए सीएम गहलोत। आज फिर मोदी गहलोत में संवाद हुआ, बातचीत का दौर चला, क्योंकि लगातार नजर बनाए हुए हैं खुद प्रधानमंत्री मोदी भी राजस्थान में किस तरीके के हालात हैं। गहलोत ने भी उनको फीडबैक दिया। आज फिर से दोनों के बीच में संवाद दिखाई दिया। पीएम की वीसी में शामिल हुए सीएम गहलोत, लेकिन पीएम मोदी कुछ कलेक्टर्स से कर रहे वीसी। संबंधित जिलों में कोविड के हालातों पर वीसी हो रही है। अलग अलग जिलों में कोविड की क्या स्थिति है, जिला प्रशासन किस तरीके से वहां पर काम कर रहा है, लोग किस तरीके से जागरूक हैं, लोगों की लापरवाही किस तरीके से सामने आ रही है, इस पर भी लगातार नजर है। ये वीसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सरकार और कलेक्टर द्वारा उठाए कदमों की ले रहे जानकारी। राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, राज्य सरकार से जिलों को क्या निर्देश दिए गए हैं, उस तरीके से क्या जिला प्रशासन आगे बढ़ भी रहा है, कलेक्टर्स उस तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, लोगों की लापरवाही की वजह से कितनी जाने जा रही हैं, कितने केसेस अलग अलग जिलों से निकलकर सामने आ रहे हैं, वहां पर क्या बेहतर करने की आवश्यकता है, इसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी वीसी के जरिए कलेक्टर से बातचीत भी कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं। और हो सकता है इससे कुछ बड़ा भी निकल कर सामने आए, या फिर जो पहले से ही एक रोड मैप बनाया गया है, एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसके तहत जिला स्तर पर अधिकारी आगे बढ़ रहे हैं, उनमें कुछ चेंजेस भी दिखाई दे सकते हैं, उनमें कुछ बदलाव दिखाई दे सकते हैं। आज फिर से मोदी गहलोत में संवाद हुआ। जब से कोविड की दूसरी वेव आई है तब से लगातार पीएम की नजर भी है, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद भी होकर है। राजस्थान भी अछूता नहीं है, वो बीजेपी शासित राज्य हो जहां पर बीजेपी का शासन है, वहां से तो लगातार फीडबैक ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और साथ ही जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी किस तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि भेदभाव नहीं हो, ये साफ तौर से कहा गया। कोविड है, पैंडेमिक है और ऐसे में सभी को साथ मिलकर चलना होगा। सरकारें भले ही अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन जो प्रबंधन किए जा रहे हैं कोरोना से निपटने के लिए वो एक होने चाहिए। युद्ध स्तर पर जो तैयारी है वो दिखाई देनी चाहिए हर राज्य में, और इसीलिए भी लगातार फीडबैक वो ले रहे हैं। आज भी वीसी की जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग जिलों के जो कलेक्टर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, वहां पर किस तरीके से काम हो रहा है। जहां जहां से भी कलेक्टर्स यहां पर पहुंचे हैं, वीसी के माध्यम से जुड़े हैं, उनकी जानकारी ये है, या फिर उनको पीएम को अपडेट करना है, उनको जानकारी देनी है कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। बहरहाल इससे कोई बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ सकती है, कहा यह जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के हर शहर को आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी कवायद चल रही है। प्रदेश का हर शहर आत्मनिर्भर बने, इसकी कोशिश लगातार जारी है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर हर शहर हो, राजस्थान हो, इसकी बड़ी कवायद चल रही है। ऑक्सीजन आपूर्ति के लिहाज से आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी कवायद है कि ऑक्सीजन आपूर्ति में कोई कमी ना आए और ऑक्सीजन आपूर्ति में हर शहर खुद में आत्मनिर्भर हो, ये तैयारी चल रही है। इसी को लेकर बड़ी कवायद है। राज्य सरकार को मिले थे 15 कंपनियों के प्रस्ताव, और इनमें से तकनीकी तौर पर 6 कंपनियों का किया है चयन। कंपनियों की दी गई दर के आधार पर आज होगा चयन, और
रेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया जाएगा कंपनी का चयन, इसीलिए हम कह रहे हैं कि युद्ध स्तर पर इसको लेकर भी काम शुरू हो गया है। राजस्थान कहीं भी ना पिछड़े, हर एक शहर जो है वो आगे निकलकर सामने आए, वो ऑक्सीजन आपूर्ति की बात हो या फिर मरीजों की सुरक्षा की बात हो, कहीं पर कोई कोर कसर ना रहे, यही कोशिश है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी कवायद चल रही है राजस्थान में। राज्य सरकार को मिले थे 15 कंपनियों के प्रस्ताव और इनमें से तकनीकी तौर पर 6 कंपनियों का चयन किया गया। कंपनियों की दी गई दर के आधार पर आज चयन भी होगा और रेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी का चयन किया जाएगा। इसको लेकर लगातार मंथन हो रहा है। वेंटिलेटर को लेकर शिकायतें, पीएम केयर के वेंटिलेटर की सर्विसिंग स्पेयर पार्ट का संकट लगातार बना हुआ है। वेंटिलेटर को लेकर शुरुआत से ही शिकायतें मिली हैं अलग अलग राज्यों से। आपने देखा होगा वो बीजेपी शासित राज्य हो या फिर कांग्रेस वाले राज्य, जगह जगह से शिकायतें आई थी जो पीएम केयर से वेंटिलेटर राज्यों को आवंटित किए गए थे या फिर दिए गए थे। वेंटिलेटर की सर्विसिंग स्पेयर पार्ट का संकट और सरकार ने देश भर में बांट दिए थे वेंटिलेटर, लेकिन कई राज्यों ने इनके काम न करने की शिकायतें की थी। कहीं पर्याप्त ऑक्सीजन न पहुंचने, कहीं चलते चलते बंद हो जाने की तमाम दिक्कतें सामने आई थी। और फंड से देश की 5 कंपनियों से 2332 करोड़ में खरीदे थे 58,850 वेंटिलेटर। ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि फंड से देश की 5 कंपनियों से 2332 करोड़ में 58,850 वेंटिलेटर खरीदे गए थे। ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपनियों की लापरवाही भी कारण रही है और जिम्मेदार निर्माता कंपनियों ने तैनात नहीं किए इंजीनियर और इसके चलते वेंटिलेटर्स को समय पर नहीं मिल पा रही सर्विसिंग। और ये भी बहुत बड़ी समस्या है कोविड के दौर में। आप समझिए जहां पर मरीज खचाखच भरे हैं अस्पतालों में, जहां पर वेंटिलेटर की बहुत ज़्यादा दरकार है, वहां पर अगर शिकायतें सामने आती हैं तो जान को नुकसान हो सकता है, जान को लेकर ये खतरनाक साबित हो सकता है मरीजों के। पीएम केयर वेंटिलेटर की सर्विसिंग स्पेयर पार्ट का संकट अभी भी लगातार बना हुआ है। अब ये कहा भी गया कि इनकी जांच होगी, उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। जांच होगी, कब तक ये जांच हो पाती है इस पर भी लगातार नजर है। लेकिन सरकार ने देश भर में अलग अलग वेंटिलेटर बांट दिए थे, लेकिन कई राज्यों ने इन्हें काम ना करने की शिकायतें सरकार के सामने रखी थी और कहीं पर्याप्त ऑक्सीजन ना पहुंचने की शिकायत भी आई, कहीं पर चलते चलते वेंटिलेटर बंद हो गए। ये तमाम दिक्कतें सामने आई, जिसको लेकर ये कहा गया कि इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। फंड से देश की 5 कंपनियों से 2332 करोड़ में खरीदे गए थे 58,850 वेंटिलेटर। ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपनियों की लापरवाही भी बड़ी वजह रही, ये कहा गया। जिम्मेदार निर्माता कंपनियों ने तैनात नहीं किए इंजीनियर और इसके चलते वेंटिलेटर्स को समय पर नहीं मिल पा रही है सर्विसिंग, जिसको लेकर भी तमाम शिकायतें सामने निकल कर आ रही है। उम्मीद ये है कि सरकार, केंद्र की सरकार इस पर ध्यान दे। 2DG दवाई आएगी प्रदेश, जून में 10,000 पैकेट मिलेंगे राजस्थान के मरीजों को। ये राहत वाली खबर है। 2DG दवाई जो देश में बनी है, देसी दवाई है और इसको लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं कि जून में 10,000 पैकेट राजस्थान के मरीजों को मिलेंगे। कोविड मरीजों के लिए रामबाण है 2DG दवाई। राज्य सरकार ने दवा के लिए डॉक्टर रेड्डी लैब को ऑर्डर दे रखा है और DRDO ने डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर निर्माण किया है दवाई का और इसीलिए भी उम्मीदें बढ़ गई हैं कि ये बहुत हेल्पफुल होगा। जो कोविड के मरीज हैं, जो ठीक हो चुके हैं, अभी भी सिम्टम है, उनको भी ये दवाई राहत पहुंचाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जून में 10,000 पैकेट राजस्थान को मिलने वाले हैं और उम्मीदें बढ़ गई हैं इस दवाई के आने के साथ ही। कोविड मरीजों के लिए रामबाण है 2DG दवाई, ये कहा जा रहा है। राज्य सरकार ने दवा के लिए डॉक्टर रेड्डी लैब को ऑर्डर दे रखा है और DRDO ने डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर निर्माण किया है इस दवाई का। देसी दवाई है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मिलकर लड़ाई शुरू हो चुकी है कोविड के खिलाफ। सीरो सर्वे से पीछे हटी सरकार, फरवरी के बाद से सीरो सर्वे नहीं करवा रही सरकार। ये बड़ी खबर है कि सीरो सर्वे से पीछे हटी सरकार और फरवरी के बाद से, फरवरी का महीना और उसके बाद से सीरो सर्वे सरकार नहीं करवा रही है। इससे बिना और हल्के लक्षण वाले रिकवर लोगों की मिल सकती जानकारी विकसित हुई एंटीबॉडीज से हुई इम्यूनिटी का लगाया जा सकता है। अनुमान ये कहा जा रहा है कि विकसित हुई एंटीबॉडीज से हर्ड इम्यूनिटी का पता लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। अप्रैल 2020 में पहला और अगस्त 2020 में दूसरा सर्वे हुआ था और सर्वे ना होने से संक्रमितों के वास्तविक आंकड़ों की नहीं मिल रही कोई जानकारी। इसको लेकर गुस्सा भी जाहिर किया जा रहा है कि आखिर सीरो सर्वे को क्यों रोक दिया गया, जब ये हेल्पफुल था, जब ये मददगार साबित हो रहा था मरीजों की पहचान करने में, संक्रमितों की पहचान करने में, तो फिर इसको क्यों रोक दिया गया। फरवरी के बाद से सीरो सर्वे नहीं करवा रही है सरकार। इससे बिना और हल्के लक्षण वाले रिकवर लोगों की जानकारी मिल सकती थी, इसका अनुमान जताया जा सकता था। विकसित हुई एंटीबॉडीज से हर्ड इम्यूनिटी का पता लगाने में कारगर साबित हो रही थी।
अप्रैल 2020 में पहला हुआ था, अगस्त 2020 में दूसरा हुआ था सीरो सर्वे। और सर्वे ना होने से संक्रमितों की वास्तविक जो जानकारी है, जो आंकड़े हैं, वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। इसीलिए भी अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं वो ये कह रही है कि केंद्र सरकार ने आखिर क्यों रोक दिया सीरो सर्वे को, जिसको लेकर सटीक से जानकारी नहीं मिल पा रही है। जोखिम में जिगर के टुकड़े, तीसरी लहर में मासूमों पर संकट की आशंका है। जोखिम में जिगर के टुकड़े किस तरीके से आ सकते हैं, तीसरी वेव आने वाली है, वो बच्चों के लिए और भी खतरनाक होगा ये कहा जा रहा है। हालांकि तमाम सर्वेज हुए जिसमें ये भी कहा गया कि दूसरी वेव में बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा कोविड। हालांकि दूसरी वेव में ऐसा देखा नहीं गया, लेकिन तीसरी लहर में मासूमों पर संकट की आशंका है। राजस्थान में कुपोषित बच्चों की संख्या 42 लाख से अधिक है। ये बच्चे कम वजन और खून की कमी के शिकार हो सकते हैं। समय रहते मासूमों के बचाव की तैयारी करने की बहुत आवश्यकता है। सरकार, समाज और परिवार को जुटना होगा, एकजुट होकर, वो सरकारी स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो या फिर पारिवारिक स्तर पर हो, सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा बच्चों की सुरक्षा के लिए। डेडिकेटेड शिशु रोग अस्पताल जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर में ही राजस्थान में 14 वर्ष तक के बच्चों की संख्या करीब 2 करोड़ है। बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, बूंदी और डूंगरपुर में कुपोषण के चलते मासूमों की हालत ठीक नहीं है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अपने स्तर पर भी जो अभिभावक हैं, जो पारिवारिक स्तर पर लोग अभी से सावधान हो जाएं, जो कि तीसरी वेव जब आएगी तो उससे पहले ही संभलने के लिए तैयारी करनी बहुत आवश्यक है। ये तीसरी लहर बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। और साथ ही साथ जो सरकारें हैं वो तो कदम उठा ही रही हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर भी, पारिवारिक स्तर पर भी लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। राजस्थान में कुपोषित बच्चों की संख्या 42 लाख से अधिक है और ये बच्चे कम वजन और खून की कमी के शिकार हो सकते हैं, जिनमें वायरस अटैक कर सकता है। और समय रहते मासूमों के बचाव की तैयारी करना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। सरकार, समाज, परिवार को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। सरकार भी लगातार ये अपील कर रही है कि बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। अब हालांकि दूसरी वेव में जो नहीं हुआ, हो सकता है वो तीसरी वेव में हो। तीसरी वेव के लिए किस तरीके से लोग जागरूक हैं, तैयार हैं, इसको लेकर भी लगातार सीएम मंथन कर रहे हैं। और ये कहा भी गया कि अपने स्तर पर तैयारी आपको करनी है बच्चों की सुरक्षा को लेकर। डेडिकेटेड शिशु रोग अस्पताल जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर में ही राजस्थान में ही 14 वर्ष तक के बच्चों की संख्या करीब 2 करोड़ है। और बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, बूंदी, डूंगरपुर में कुपोषण के चलते मासूमों की हालत ठीक नहीं है। और ऐसे में चिंता और भी बढ़ गई है कि तीसरी वेव आने से पहले ही कई हिस्से ऐसे जहां से बच्चों के बीमार होने की खबरें आई। अब उस लिहाज से किस तरीके से तैयारी यहाँ पर की जा रही है या फिर सरकार किस तरीके से आगे बढ़ेगी, इसको लेकर भी लगातार नजर बनी रहेगी। भारत में कोरोना संक्रमण का गिरता ग्राफ, ये राहत वाली खबर हो सकती है थोड़ी बहुत, क्योंकि लगातार कोविड के केस निकलकर सामने आ रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोरोना के जो केसेस हैं उनमें कमी देखी गई है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,76,077 मामले आए सामने। 24 घंटे का ये आंकड़ा आपके सामने है, जहां पर 2,76,077 मामले सामने आए हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3,874 लोगों की मौत हुई। भारत में 24 घंटे में ही कोरोना के 3,69,077 मरीज स्वस्थ हुए हैं। ये लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो संक्रमित है उनकी संख्या कम है, लेकिन जो रिकवर हो रहे हैं उनकी संख्या लगातार ज्यादा दिखाई दे रही है हर रोज। ये राहत वाली बात है। भारत में कोरोना के अब तक 2,57,72,440 मामले सामने आ चुके हैं और भारत में अब तक कोरोना के 2,55,23,440 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। और भारत में अब तक कोरोना के 31,29,978 एक्टिव केस हैं। और भारत में कोरोना से अब तक 2,87,122 लोगों की मौत कोविड की वजह से हो गई है। लगातार जो वैक्सीनेट होने वाले लोगों की संख्या है वो बढ़ रही है। भारत में अब तक 18,70,09,792 लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आज के देशव्यापी ये खबर आपके सामने है कि अब स्तनपान कराने वाली महिलाएं लगवा सकेंगी कोरोना टीका। ये राहत वाली बात है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए जारी की विस्तृत गाइडलाइन। NEGVAC की सिफारिश पर सभी राज्यों को जारी की गई है नई गाइडलाइन। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड है NEGVAC। और केंद्रीय चिकित्सा सचिव राजेश भूषण ने लिखा सभी मुख्य सचिवों को पत्र और साथ ही स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी वैक्सीनेट करने के निर्देश दे दिए गए। अमेरिका वैक्सीन भारत में मिले स्ट्रेन पर कारगर है। अमेरिकी जो वैक्सीन है वो भारत में मिले स्ट्रेन पर कारगर। अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार का रिसर्च है कि भारत में पहचाना गया है कोरोना का स्ट्रेन B1617। अमेरिका में फिलहाल फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन जो अमेरिकी वैक्सीन है वो भारत में कारगर साबित हो रही है, जो राहत वाली बात है।
भारत में कोरोना वायरस का प्रबंधन कौन संभाल रहा है, बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी, ये बड़ा सवाल। भारत में कोरोना वायरस का प्रबंधन कौन संभाल रहा, प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी। असल में प्रबंधन का काम चिकित्सा क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों के हाथ में। कोरोना को लेकर जिस तरह गाँव में झोलाछाप डॉक्टर्स अनभिज्ञ, वैसे ही इन विशेषज्ञों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कोरोना का इलाज कैसे करें। और 1.5 साल बाद प्लाज्मा थेरेपी आइवरमेक्टिन नाम की दवा को इलाज के प्रोटोकॉल से बाहर कर दिया गया। इतना लंबा इंतजार क्यों किया गया, इसको लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। और इस तरह अचानक जब देश में ब्लैक फंगस के मामले बढ़े तो नया तर्क दिया गया। झोलाछाप विशेषज्ञों ने एक साथ कहा, स्टेरॉइड के अधिक इस्तेमाल से ऐसा हो रहा है। क्या पहली लहर में ही ये पता नहीं लग सका कि स्टेरॉइड के ज्यादा इस्तेमाल से जानलेवा ब्लैक फंगस फैल सकता है या फिर फैल रहा है। ऐसे ही रेमडेसिविर, फैविपिराविर या टोसिलिजुमेब जैसी दवाओं को बता दिया गया अनुपयोगी, जबकि अब तक लोग इन दवाओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा भी जाहिर तौर पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरप्पा मोइली पार्टी की हालत से क्षुब्ध हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी के पराजय से वो बेहद दुखी हैं और कहा कि हार के लिए एआईसीसी और प्रदेश स्तर पर जिम्मेदार नेताओं पर होनी चाहिए कार्रवाई। और साथ ही अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो पार्टी की परवाह कौन करेगा, ये भी उन्होंने कहा है, चिंता जाहिर की है। मोइली ने चुनाव रणनीति और राज्यों में सीएम का चेहरा घोषित नहीं करने पर कई सवाल खड़े किए। केरल, असम में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करना कांग्रेस को भारी पड़ा। हमें राज्यों में लीडरशिप डेवलप करनी ही चाहिए। कांग्रेस के G23 में शामिल मोइली ने उम्मीदवारों के चयन पर भी कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा उसमें भी गलती हुई, ये भी उन्होंने बताया। मोइली ने पार्टी की चुनाव रणनीति पर बुनियादी सवाल भी खड़े किए। बोले, हम पैसे और संसाधन एकत्र करने की क्षमता और जातिवाद के आधार पर नेता तय करते हैं, जो मेरे विचार से गलत है और इस तरह से कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और थिंक टैंक रहे मोइली के इस बयान से कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में फिर आ सकता है उबाल, ऐसी आशंका है, संभावना। कैदियों को अब 90 दिन के लिए मिल सकेगी विशेष पैरोल। ये बड़ी खबर है कि कैदियों को अब 90 दिन के लिए विशेष पैरोल मिल सकेगी। कैदियों को पैरोल को लेकर किया नियमों में संशोधन और प्रिजनर रिलीज पैरोल रूल्स 1958 में संशोधन किया गया है। गृह विभाग ने नियमों में संशोधन की जारी की अधिसूचना और संशोधन के बाद नए नियम 17 मई 2021 से लागू होंगे। अब 4 हफ्ते के बजाय 90 दिन की दी जा सकेगी विशेष पैरोल। राज्य के जेलों में करीब 600 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं बंदी और सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के निर्देश के बाद जारी किया गया आदेश। अभी जो बंदी पैरोल पर है उनकी विशेष पैरोल अवधि 30 जून तक रहेगी। ताउते की मेहर, वैशाख में सावन, मई में बारिश ने तोड़ा 44 साल का रिकॉर्ड। ये ताउते की मेहरबानी, वैशाख में सावन और मई में बारिश ने तोड़ा 44 साल का रिकॉर्ड। उदयपुर में 108 मिमी बारिश 1977 में 23 मई को हुई थी 54.4 मिमी बारिश और जयपुर जिले में टूटा 13 साल का मई का ही रिकॉर्ड। और जयपुर जिले में 75 तो शहर में हुई 37 मिलीमीटर बारिश। मूंगफली समेत अगेती फसल की बुआई के लिए बारिश फायदेमंद साबित होगी, ये किसानों को भी राहत पहुंचाने वाली खबर है। अगेती फसलों की बुआई का लक्ष्य 10% तक बढ़ने की उम्मीद है इस बारिश के बाद से। गुजरात में 79 की मौत हुई, हालांकि ताउते तूफान ने कहर भी मचाया। अलग अलग राज्यों में गुजरात भी उसमें शामिल है। गुजरात में 79 की मौत हुई, 16,000 घरों को नुकसान ताउते तूफान ने पहुंचाया। ताउते जोधपुर से नागौर होते हुए निकल गया जयपुर भरतपुर की ओर और साथ ही आज धूप। 22 और 30 मई को एक और विक्षोभ से बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। जब भाजपा में आ गए तो फिर डर काहे का। बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने किया कमाल। 7 साल पुराने एक मामले में टीएमसी के 2 मंत्री, एक विधायक, एक अन्य को किया गिरफ्तार। दिन में सीबीआई की विशेष अदालत ने दी जमानत तो रात में हाईकोर्ट ने कर दी रद्द, जबकि खुद हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, कोरोना संकट में बहुत जरूरी हो तो ही करें सुनवाई। अब बहरहाल उसी मामले में शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय भी आरोपी हैं, लेकिन ये दोनों अब भाजपा में हैं और इसलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, विपक्षी दल ये बार बार कह रहे हैं। इसी बीच शुभेंदु अधिकारी के स्टिंग का वीडियो फिर से वायरल होने लगा। वो साफ साफ कैमरे पर 5 लाख रुपए लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जो नियम कायदे हैं वो अलग कैसे हो जाते हैं। जो बीजेपी में जाते हैं उनके पाप धुल जाते हैं, जो अलग पार्टियों में होते हैं उन पर लगातार कार्रवाई होती है। सियासी दल इसको लेकर हमलावर। क्या बिहार में पक रही कोई सियासी खिचड़ी है, इसको लेकर लगातार नजर भी है। राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो भी ये कह रहे हैं कि क्या बिहार में कुछ नया होने वाला है, सियासी परिवर्तन वहां पर आ सकता है। लालू यादव की रिहाई से राजनीतिक हलकों में कई चर्चाएं हो रही है। भाजपा नेताओं में टेंशन और बेचैनी साफ तौर पर दिखाई देने लगी है।
इधर सहयोगी जदयू के नेताओं के भी सुर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का तो कर रहे बचाव, लेकिन भाजपा नेताओं पर लगातार वो निशाना साध रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए भी। जदयू नेताओं का मानना है कि नीतीश भाजपा की सियासत से बहुत आहत हैं और चुनाव में मिली कम सीटों का चिराग पासवान से ज्यादा भाजपा को मानते जिम्मेदार और भाजपा को सबक सिखाने के लिए नीतीश उठा सकते कोई बड़ा कदम, ये कहा जा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिहार में कोई नई सियासी खिचड़ी पक रही है क्या। नहीं रहे पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया, 89 साल की उम्र में गुरुग्राम के अस्पताल में आखिरी सांस ली। कैसे बने जगन्नाथ पहाड़िया राज्य के पहले सीएम, ये पूरी खबर एक बार फिर से आपको बताते हैं। 1980 में पहाड़िया ने सीएम पद की शपथ ली थी। तस्वीरें भी हालांकि आ रही हैं दिल्ली से। पहले दलित सीएम के तौर पर राजस्थान की कमान संभाली और ये भी कहा जाता है कि उस वक्त रामकिशोर व्यास का नाम चल रहा था, लेकिन दिल्ली में अचानक से विधायक दल की बैठक को बुला लिया गया। तब संजय गांधी ने ऐलान कर दिया कि पहाड़िया राजस्थान की कमान संभालेंगे और संजय बेहद पसंद करते थे जगन्नाथ पहाड़िया को। ये कहा जाता है कि संजय गांधी के बेहद करीबी वो रहे, क्योंकि इमरजेंसी के दरमियान भी पहाड़िया ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वो हर विकट परिस्थिति में संजय गांधी के साथ खड़े रहे, उनके साथ चले। हालांकि सीएम बनने से पहले ही अजमेर में संजय गांधी ने इसके संकेत दे दिए थे कि एक चुनावी रैली में पहाड़िया को लेकर उनके संकेत थे और इसीलिए भी जगन्नाथ पहाड़िया बने राज्य के पहले दलित सीएम। ये दिल्ली से तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम के एक अस्पताल में कोविड से जंग लड़ रहे थे, लेकिन अचानक से उनकी मौत की खबर निकलकर सामने आई, जिसके बाद से ही कांग्रेसियों में शोक की लहर है। आज फिर से मोदी गहलोत में संवाद। पीएम की वीसी में शामिल हैं सीएम गहलोत और लगातार राज्य के हालातों को लेकर जानकारी पीएम को दे रहे हैं। पीएम मोदी कुछ कलेक्टर्स से कर रहे वीसी और संबंधित जिलों में कोविड के हालातों पर वीसी लगातार हो रही है। अलग अलग जिलों के कलेक्टर्स भी वीसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो लगातार जानकारी भी दे रहे हैं कि आखिर राज्यों की स्थिति क्या है। सरकार कलेक्टर द्वारा उठाए कदमों की जानकारी लगातार ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये अहम खबर है कि लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप इस सेवा में आने के लिए तैयारी कर रहे थे, आप याद करिए, जब आप सिविल सर्विसेज या अन्य परीक्षाओं के लिए जुटे थे तो आप अपने परिश्रम पर, अपने काम करने के तरीके पर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। आप जिस भी क्षेत्र में रहे हो वहां की छोटी छोटी बारीकी से परिचित होते हुए आप सोचते थे कि मैं इस दिक्कत को इस तरह दूर करूंगा। आपकी यह सोच आपकी सफलता की सीढ़ी भी बनी। आज परिस्थितियों ने आपको अपनी क्षमताओं की नई तरह से परीक्षा देने का अवसर दिया है। अपने जिले की छोटी से छोटी दिक्कत को दूर करने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपकी यही भावना काम आ रही है। हां, कोरोना के इस काल ने आपके काम को पहले से कहीं अधिक चैलेंजिंग और डिमांडिंग बना दिया है। महामारी जैसी आपदा के सामने सबसे ज्यादा अहमियत हमारी संवेदनशीलता और हमारे हौसले की ही होती है। इसी भावना से आपको जन जन तक पहुंचकर जैसे काम कर रहे हैं उसको और अधिक ताकत से और अधिक बड़े पैमाने पर करते ही रहना है। साथियों, नए नए चैलेंजेस के बीच हमें नए नए तौर तरीकों और समाधानों की जरूरत होती है और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने स्थानीय अनुभवों को साझा करें और एक देश के रूप में मिलकर के हम सब काम करें। अभी 2 दिन पहले ही मेरी अन्य कुछ राज्यों के अधिकारियों से भी मुझे बात करने का मौका मिला था। उस बैठक में अनेक सुझाव, अनेक समाधान
अलग अलग जिलों के साथियों की तरफ से आए हैं। आज भी यहां कुछ जिलों के अफसरों ने अपने जिलों की स्थिति और अपनी रणनीति को हम सबके बीच साझा किया है। जब फील्ड पर मौजूद लोगों से बातचीत होती है तो ऐसी अभूतपूर्व परिस्थितियों से निपटने में बहुत अधिक मदद मिलती है। बीते कुछ समय में ऐसे अनेक सुझाव मिले हैं। अनेक जिलों में परिस्थिति के अनुसार कई इनोवेटिव तरीकों की भी जानकारी आप लोगों से मिली है। गांवों में कोरोना टेस्ट की सुविधा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन का तरीका कई लोगों ने अपनाया है। स्कूलों, पंचायत भवनों को कोविड केयर सेंटर्स में परिवर्तित करने का कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। आप लोग खुद गांव-गांव जाते हैं, वहां की व्यवस्थाओं की निगरानी करते हैं, आप ग्रामीणों से बात करते हैं, तो इससे जो वहां का सामान्य नागरिक है या वहां के गांव के जो एक प्रकार से लीडर लोग हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, उनको जब शंकाओं का समाधान होता है और डायरेक्टली आपके साथ जुड़ते हैं तो उनका आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है। सारी आशंकाएं एक प्रकार से आत्मविश्वास में बदल जाती है। आपकी मौजूदगी से, आपके संवाद से गांव में ये डर निकल जाता है कि कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। आपको देखते ही तो सारा मन उसका बदल जाता है। इससे लोगों में साहस के साथ ही अपने गांव को बचाने की जागरूकता भी बढ़ती है। और मेरा आग्रह है, हमें गांव-गांव यही संदेश पक्का करना है कि हमें अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना है और लंबे अरसे तक जागरूकता से प्रयास करना है। साथियों, बीते कुछ समय में ये बात सही है कि देश में एक्टिव केस कम होने शुरू हुए हैं। आप भी अपने जिले में अनुभव करते होंगे कि 20 दिन पहले जो एकदम से आपके ऊपर प्रेशर आया था, अब आपको भी काफी महसूस होता होगा बदलाव। लेकिन आपने इन 1.5 सालों में ये अनुभव किया हुआ है कि जब तक ये संक्रमण माइनर स्केल पर भी मौजूद है तब तक चुनौती बनी रहती है। कई बार जब केस कम होने लगते हैं तो लोगों को भी लगता है कि अब चिंता की बात नहीं, वो तो चला गया। लेकिन अनुभव दूसरा है। टेस्टिंग और डिस्टेंसिंग जैसे मेजर्स को लेकर लोगों में गंभीरता कम न हो, इसके लिए सरकारी तंत्र, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि, इन सबके बीच में एक सामूहिक जिम्मेवारी का भाव हमें पक्का करना होगा और प्रशासन की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क पहनना, हाथ धुलना, जब इनमें कोई कमी नहीं आती, आपके जिलों में, आपके जिलों के बाजारों में, गांवों में कम से कम होने के बाद भी लोग सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, तो ये कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करता है। स्थितियों पर लगातार नजर रखने से जिले के सारे प्रमुख विभागों, जैसे पुलिस का विभाग हो, साफ सफाई की बात हो,
इन सारी व्यवस्थाओं का इनके बीच में बेहतर तालमेल और प्रभावी परिणाम स्वाभाविक रूप से निकलने लगते हैं। मुझे आपके कई जिलों से इस रणनीति पर काम करने के रिजल्ट्स की जानकारी मिलती रही है। इन जगहों पर आपने वाकई बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बचाया है। साथियों, फील्ड में किए गए आपके कार्यों से, आपके अनुभवों और फीडबैक से ही प्रैक्टिकल और इफेक्टिव पॉलिसीज बनाने में मदद मिलती है। टीकाकरण की रणनीति में भी हर स्तर पर राज्यों और अनेक स्टेक होल्डर से मिलने वाले सुझावों को शामिल करके आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 15 दिन के टीकों की उपलब्धता की जानकारी राज्यों को दी जा रही है। वैक्सीन सप्लाई टाइमलाइन की स्पष्टता होने से टीकाकरण से जुड़े मैनेजमेंट में आप सभी को और आसानी होने वाली है। मुझे विश्वास है कि हर जिले और वैक्सीनेशन सेंटर के स्तर पर सप्लाई और सुदृढ़ होगी। इससे टीकाकरण से जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर करने में, पूरी प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने में बहुत मदद मिलेगी। वैक्सीनेशन का जो प्लान है, जो कैलेंडर है, उनको हम नियमित रूप से अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक साझा करेंगे तो लोगों को कम से कम परेशानी होगी। साथियों, पिछली महामारी हो या फिर ये समय, हर महामारी ने हमें एक बात सिखाई है। महामारी से डील करने के हमारे तौर तरीकों में निरंतर बदलाव, निरंतर इनोवेशन, निरंतर अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है। एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है। तो हमारे तरीके और स्ट्रेटेजीज भी डायनेमिक होने चाहिए। साइंटिफिक लेवल पर हमारे वैज्ञानिक वायरस के बदलते स्वरूपों से निपटने के लिए दिन रात काम कर ही रहे हैं। वैक्सीन बनाने से लेकर एसओपीज और नई ड्रग्स बनाने तक लगातार काम हो रहा है। जब हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच भी इतनी ही इनोवेटिव और डायनेमिक रहती है तो हमें असाधारण परिणाम मिलते हैं। आपके जिले की चुनौतियां यूनिक होगी, इसलिए आपके समाधान भी उतने ही यूनिक होने चाहिए। एक विषय वैक्सीन वेस्टेज का भी है। एक भी वैक्सीन की वेस्टेज का मतलब है किसी एक जीवन को जरूरी सुरक्षा कवच नहीं दे पाना। इसलिए वैक्सीन वेस्टेज रोकना बहुत जरूरी है। मेरा ये भी कहना है कि जब आप अपने जिले के आंकड़ों की समीक्षा करते हैं तो उसमें अर्बन और रूरल, इसको भी अलग अलग से आप गौर करें ताकि आपका फोकस रहे। इवन टियर 2, टियर 3 सिटी को भी अलग से उसका एनालिसिस करें ताकि आप फोकस वे में अपना स्ट्रेटेजी वर्कआउट कर सकते हैं। कहाँ कितनी ताकत लगानी है, किस प्रकार की ताकत लगानी है, ये बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। और इससे जब ये प्रकार से देखेंगे तो ग्रामीण इलाकों में कोरोना से निपटने में मदद मिलेगी। और मैं भी लंबे अरसे तक आप ही की तरह कुछ न कुछ काम करते करते यहाँ पहुँचा हूँ। मेरा अनुभव है कि गांव के लोगों को अगर सही बात समय पर पहुँचा दी जाए तो वो बहुत रिलीजियसली उसको फॉलो करते हैं, बहुत रिलीजियसली।
और जो शहरों में कभी कभी हमको किसी चीज को लागू करने में मेहनत पड़ती है, गांव में उतनी मेहनत नहीं पड़ती। हाँ, क्लैरिटी चाहिए, गांव के अंदर एक टीम बनानी चाहिए। आप देखिए वो परिणाम खुद दे देते आपको। साथियों, सेकंड वेव के बीच वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है, उसने इस चिंता को उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा। और सबसे पहला काम आप कर सकते हैं कि अपने जिले में युवाओं, बच्चों में संक्रमण और उसकी गंभीरता के आंकड़े व्यवस्थित करें। अलग से उस पर रेगुलर आप एनालिसिस कीजिए। आप स्वयं भी, मेरा सभी आप प्रमुख अधिकारियों से आग्रह है कि आप स्वयं भी उसका आकलन करें। इससे आगे के लिए तैयारी करने में मदद मिलेगी। साथियों, मैंने पिछली बार की बैठक में भी, और मैंने ये भी कह रहा कि जीवन बचाने के साथ साथ हमारी प्राथमिकता जीवन को आसान बनाए रखने की भी है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन की सुविधा हो, दूसरी आवश्यक सप्लाई हो, काला बाजारी पर रोक हो, ये सब इस लड़ाई को जीतने के लिए भी जरूरी है और आगे बढ़ने के लिए भी आवश्यक है। आपके पास पिछले अनुभवों की ताकत भी है और पिछले प्रयासों की सफलता का मोटिवेशन भी है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी अपने अपने जिलों को संक्रमण मुक्त करने में सफलता पाएंगे। देश के नागरिक का जीवन बचाने में, देश को विजयी बनाने में हम सभी सफल होंगे। और मेरा आज कुछ साथियों को सुनने का मौका मिला है, लेकिन आपके पास, हर एक के पास कुछ न कुछ सफलता की गाथाएं हैं। बड़े अच्छे इनोवेटिव प्रयोग आप सबने कहीं न कहीं किए हैं। अगर वो आप मुझे पहुंचा देंगे तो जरूर इसको देश भर में पहुंचाने में मुझे सुविधा होगी, क्योंकि इंटेलेक्चुअली डिबेट करके कितनी भी चीज क्यों न निकाले, लेकिन उससे ज्यादा ताकत जो फील्ड में काम करता है, उसने जो अनुभव किया है और उसने जो रास्ते खोजे हैं, वो बहुत ताकतवर होते हैं। और इसलिए आप सबकी भूमिका बहुत बड़ी है और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसको निकालिए। दूसरा, पिछले 100 साल में किसी के जीवन में इतने बड़े संकट से जूझने की जिम्मेवारी नहीं आई है। आप डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, आपके जिम्मे सबसे बड़ा बोझ आया है। आपने बहुत चीजें ऑब्जर्व की होगी, मानव मन को ऑब्जर्व किया होगा, व्यवस्थाओं की मर्यादाओं को देखा होगा, कम से कम संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके आपने एक नए रिकॉर्ड प्रस्थापित किए होंगे। जब भी मौका मिले इसको जरा जरूर अपनी डायरी में लिख करके रखिए। आने वाली पीढ़ियों को आपके अनुभव काम आएंगे, क्योंकि पिछली शताब्दी में 100 साल पहले जो बड़ी महामारी हुई, वो उसके उतने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है कि वो लड़ाई, उसका रूप कैसा था, संकट कितना गहरा था, कहाँ क्या हुआ, बाहर निकलने के रास्ते क्या खोजे गए। लेकिन आज हमारे डिस्ट्रिक्ट के अफसर अगर ये डिस्ट्रिक्ट गैजेट की तरह इसको बनाएंगे तो भविष्य की पीढ़ियों को भी हमारी ये मेहनत, हमारे अनुभव, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काम आएगा। और मैं आपको भी इस सफलता के लिए, इस मेहनत के लिए, और आपको और आपकी पूरी टीम को, जिस प्रकार से आप लोगों ने इसका नेतृत्व किया है, आपको बधाई देता हूं, आपकी सराहना करता हूं। और मैं
आशा करता हूं कि आप और अधिक सफलता प्राप्त करेंगे, तेजी से सफलता प्राप्त करेंगे और जन सामान्य के अंदर विश्वास पैदा करेंगे। सामान्य मानवीय का विश्वास विजय की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है, सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। इससे बड़ी जड़ी बूटी नहीं हो सकती है और ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, कार्य का बोझ आपको ज्यादा है, मैं अनुभव करता हूं। अब बारिश की सीजन आएगी तो और एक सीजनल जो प्रेशर रहता है वो तो बढ़ने ही वाला है, लेकिन इन सब आप स्वस्थ भी रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और आपका जिला जल्द से जल्द स्वस्थ हो, हर नागरिक स्वस्थ हो, ये आपकी कामना ईश्वर पूरी करे, आपका पुरुषार्थ पूरी करेगा। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जिम्मेदारी निभानी होगी। पीएम ने कहा कि सभी राज्यों को मिलकर साथ में चलना होगा। कोविड की जंग को तभी जीता जा सकता है। लगातार वो कोविड के हालातों को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में चर्चा कर रहे हैं और आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही राज्यों के डीएम के साथ भी उनकी चर्चा हुई। वैक्सीन की बर्बादी को रोकना होगा। जहां से भी कालाबाजारी की खबरें आ रही है, जमाखोरी की खबरें आ रही हैं, उन सभी को रोकना होगा। सभी की जिम्मेदारी है। जो जिलों के कलेक्टर्स हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, उनको युद्ध स्तर पर काम करना होगा और साथ ही साथ कोविड के जो हालात हैं उनको लेकर लगातार मंथन भी करना होगा। लगातार बैठकों का दौर हालांकि चली रही हैं। खुद पीएम मोदी की नजर है राजस्थान को लेकर हो या फिर अलग अलग राज्यों को लेकर हो। राज्यों से कितने केस निकलकर सामने आ रहे हैं, जो रिकवरी रेट है वो कितना है, जो एक्टिव केसेस है वो कितने हैं, इसको लेकर लगातार वो मंथन कर रहे हैं। साथ में वैक्सीनेशन अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। जो तमाम खबरें वैक्सीन की कमी को लेकर सामने आई उसको भी दूर किया जाएगा, ये भरोसा उन्होंने दिलाया। और साथ ही ये कहा कि ये वायरस बेहद खतरनाक है, बहरूपिया है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन सभी को मिलकर काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा और इस विकट परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। और चलिए इसी के साथ ही छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद चले आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दुनिया क्या जैविक युद्ध के बीच है। कोरोना वायरस नेचुरल नहीं बल्कि प्रयोगशाला में तैयार किया गया वायरस था। ये बड़ा सवाल है। लोगों के भीतर कई तरह के इस तरीके के सवाल दुनिया भर में है कि दुनिया क्या जैविक युद्ध के बीच में है। कोरोना वायरस नेचुरल नहीं बल्कि प्रयोगशाला में तैयार किया गया वायरस था। चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में तैयार वायरस लीक हुआ या किया गया। चीन को जिम्मेदार ठहराने की मांग कर रहे कई पश्चिमी देशों ने उन दिनों दबाव बनाया था। बाद में WHO की टीम वुहान लैब गई, लेकिन जो चीन के अधिकारियों ने दिखाया वही देखा, क्योंकि WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनम गैब्रियेसस को चीन ने ही उस पद पर बैठाया है। बहरहाल अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री पोम्पियो ने खुलकर कहा है कि वायरस लैब से लीक हुआ। कई और एक्सपर्ट्स ने माना है कि ये नेचुरल वायरस नहीं है। दुनिया इस समय एक जैविक युद्ध का सामना कर रही है और तभी दुनिया के देशों को गंभीरता से लेकर चीन को जवाबदेह ठहराने के कदम उठाने ही चाहिए। ये बार बार कहा जा रहा है कि चीन से ये हुआ है और चीन को इस कृत्य के लिए जवाब देना चाहिए। इसको लेकर ये कहा भी जा रहा है कि दुनिया के सभी देशों को एकजुट होकर इस तरफ आगे बढ़ना होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष आज और तब। आजाद भारत में पहला संकट 1962 में चीन से मिली शिकस्त था और ये शिकस्त हमें सिखा गई बड़ा सबक। सत्ता पक्ष विपक्ष भूमिका हुई तय और इस घटनाक्रम में लोकतंत्र के लिए भी छिपा था बड़ा मैसेज। देश के तत्कालीन पीएम पंडित नेहरू ने बिना संकोच बुलाई संसद में बहस और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की खूब आलोचना का किया सामना, लेकिन पंडित नेहरू ने किसी को भी आलोचना करने से न रोका न टोका, सहज भाव से सुना। और ऐसे में KM मुंशी ने संविधान सभा में कहा, सरकार की आलोचना लोकतंत्र का निचोड़ है, क्योंकि उस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे का आदर करते थे, बात सुनते थे, लेकिन आज केवल एक दूसरे की आलोचना के सिवाय देश हित के लिए कुछ भी नहीं सोचते, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष। बंगाल में भाजपा मंत्रियों की गिरफ्तारी से क्या देना चाहती है मैसेज, क्या संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इसको लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही हैं। क्या टीएमसी छोड़ भाजपा में आए नेताओं की वापसी की सोच न बने या फिर भाजपा की दीदी को बंगाल में ही उलझा रखने की स्ट्रैटेजी है।
और क्योंकि गैर भाजपा दल राष्ट्रीय स्तर पर ममता के साथ बन सकते हैं चुनौती, ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी को। और नारदा घोटाले को लेकर सीबीआई की छापेमारी पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। वैसे भविष्य की सियासत को लेकर भी बनाए रखना चाहती है ऐसा ही माहौल। इधर केंद्र पर कोविड कुप्रबंधन से ध्यान भटकाने की राजनीति के भी कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है केंद्र को लेकर कि कोविड में जो कुप्रबंधन रहा है केंद्र सरकार का, उसको छिपाने के लिए, उसको ढकने के लिए या फिर ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। इस साल नहीं होगा एशिया कप, क्रिकेट के मैदान में नहीं दिखेगा भारत पाक की भिड़ंत। अब ये महत्वपूर्ण खबर है कि इस साल नहीं होगा एशिया कप, क्रिकेट के मैदान में नहीं दिखेगी भारत पाकिस्तान की भिड़ंत। श्रीलंका में होने वाला एशिया कप रद्द कर दिया गया। आखिरी बार वर्ष 2018 में ये एशिया कप हुआ था और इस बार श्रीलंका में जून में होना था एशिया कप। श्रीलंका क्रिकेट के सीईओ डिसिल्वा ने की टूर्नामेंट रद्द करने की घोषणा और टूर्नामेंट में भारत पाक के बीच भी होना था मुकाबला, जो कि रद्द कर दिया गया है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।